हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों 10th क्लास के कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था। जैसे कि हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में बच्चों विचार किए थे कि कार्बनिक रसायन में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं क्या क्या होती है। तो हम लोगों ने उसमें मात्र 3 टॉपिक में ही विचार किया था बच्चों, जो कि पहला था समजातीय श्रेणी, जो कि पहला टॉपिक्स था बच्चों मेरा समजातीय श्रेणी। दूसरा नंबर में आता था समावयवता और तीसरा नंबर में था योगशील अभिक्रिया। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और जो छूटे हुए टॉपिक्स थे उस पर आज हम लोग विचार करते हैं बच्चों। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर विचार करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि विलोपन अभिक्रिया क्या होता है ना। उसके बाद बात करेंगे बहुलीकरण क्या होता है, उसके बाद संघनन और किण्वन पर भी हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। तो चलिए आज आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे बच्चों इस वीडियो में, और जो कि है ना अपने साथ आप लोग कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे, ताकि यहाँ जो भी कुछ मैं लिखूँगा उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, और जानने का प्रयास करते हैं कि विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो कि कार्बनिक रसायन में होने वाली एक घटनाओं में से एक है। तो सबसे पहला बात करते हैं बच्चों कि विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए विलोपन अभिक्रिया है ना, विलोपन अभिक्रिया क्या है। विलोपन अभिक्रिया, तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं बच्चों, उसके बाद मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए विलोपन अभिक्रिया है ना, विलोपन अभिक्रिया योगशील अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है ना। योगशील अभिक्रिया के ठीक विपरीत है ना, योगशील अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया है, ठीक विपरीत अभिक्रिया है ना। इस या इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों है ना, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों द्वारा यौगिक है ना, यौगिक के एक अणु है ना, अणु के परमाणु, यौगिक के एक अणु के परमाणु या समूहों द्वारा है ना, समूहों का विलोपन होता है। विलोपन मतलब होता है बच्चों हटा दिया जाना है ना, उसको छुपा दिया जाना है ना। विलोप का मतलब यही होता है कि किसी भी यौगिक है ना, कोई भी अभिक्रिया यदि होती है तो उसमें अभिकारक जो होते हैं, उस अभिकारक के द्वारा यौगिक के कोई भी एक अणु के परमाणु या समूहों को हटा दिया जाता है। मैं पहले लिख देता हूँ बच्चों, उसके बाद समझाऊंगा है ना। विलोपन होता है, समूहों का विलोपन होता है, जिससे द्वि या त्रिबंधन का निर्माण होता है, जिससे द्विबंधन या त्रिबंधन का निर्माण होता है, द्विबंधन या त्रिबंधन का निर्माण होता है, त्रिबंधन का निर्माण होता है ना। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं है ना। देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ बच्चों कि विलोपन अभिक्रिया योगशील अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया होती है। तो योगशील अभिक्रिया में आप लोगों ने जाना था बच्चों कि द्विबंधन वाले या त्रिबंधन वाले यौगिक जो होते हैं, किसी अन्य समूह या फिर हाइड्रोजन या फिर हैलोजन से प्रतिक्रिया करके वो किस में बदलते हैं, एल्केन में बदलते हैं, अर्थात उसका द्विबंधन या त्रिबंधन समाप्त हो जाता है और वो एल्केन में बदल जाते हैं। लेकिन विलोपन अभिक्रिया
अभिक्रिया ठीक योगशील अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक का है ना क्या होता है कि यौगिक के अणु से है ना, यौगिक के जो अणु होते हैं उसके परमाणु या समूहों का विलोप कर दिया जाता है, मतलब हट जाता है, समाप्त हो जाता है या छुप जाता है ना, अर्थात है ना समूहों को हटा दिया जाता है और इसमें क्या होता है द्विबंधन और त्रिबंधन का निर्माण होता है ना। इसको हम लोग विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा तो उसे समझ में आ जाएगा बच्चों। तो इतना ही इसमें अंतर जानिए कि योगशील अभिक्रिया में द्विबंधन और त्रिबंधन जो होते हैं वो एल्केन में बदल जाते हैं, एकल बंधन वाले यौगिक में बदल जाते हैं। और इसमें जो एकल बंधन वाले यौगिक होते हैं, एकल बंधन वाले यौगिक जो होते हैं वो अपने परमाणु का विलोप कर देता है या समूहों का विलोप कर देता है और द्विबंधन या त्रिबंधन वाले यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम लोग विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण देकर देखते हैं बच्चों इसमें क्या होता है। जैसे कि एक यहाँ पर है ना एथिल ब्रोमाइड है या एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है। देखिए है ना एथाइल ब्रोमाइड की प्रतिक्रिया हम लोग कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ कि इथाइल ब्रोमाइड है ना, ये क्या हो गया एथाइल ब्रोमाइड है बच्चों। मैंने आप लोगों को नोमेनक्लेचर के समय में हम लोग आप लोगों को हाइड्रोजन है ना से बनने वाले यौगिक का नामांकन पर भी हम लोगों ने आप लोगों को बताया था बच्चों। तो यहाँ पर वही है, ये एक है ना एल्केन समूह का यौगिक है जो कि क्या है ना, देखिए आप देख पा रहे 2 कार्बन वाले हैं, इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं इथेन है ना। इथेन में एक ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है इसलिए इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड हो जाता है। इसका नाम क्या हो गया बच्चों इथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड है ना। इसकी प्रतिक्रिया हम लोग किसके साथ करा देंगे बच्चों पोटासियम हाइड्रोक्साइड से KOH से हम लोग यदि कराते हैं तो इसमें आप देखिए क्या बनता है। इसमें देखिए क्या बनेंगे बच्चों। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि इस ब्रोमीन का जो होता है विलोप हो जाएगा है ना। इस ब्रोमीन जो होता है पोटासियम और ब्रोमीन दोनों आपस में जुड़ करके है ना पोटासियम ब्रोमाइड बनाते हैं और जल बनेंगे। एक हाइड्रोजन जो होता है ना OH के साथ जुड़ करके जल बनाएंगे। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर K जो है ना Br के साथ जुड़ करके क्या बनाएंगे पोटासियम ब्रोमाइड बनाएंगे और इसका एक हाइड्रोजन जो होता है OH अणु के साथ जुड़ करके जल बनाएंगे है ना। HOH अणु के साथ जुड़ करके जल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अर्थात इसमें एक हाइड्रोजन का विलोप हो गया और Br का भी यहाँ पर विलोप हो गया। तो ये क्या किस प्रकार के यौगिक बनाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा है ना। इसके साथ H आ जाएगा बच्चों, इसके साथ भी H आ जाएगा और यहाँ पर भी H लगेंगे और यहाँ पर भी H होगा। तो देखिए ये किस में बदल गया, ये बदल गया इथीन में। किस में बदल गया बच्चों इथीन में बदल गया। और जो प्रतिफल के रूप में जो प्राप्त हो रहा है वो पोटासियम ब्रोमाइड और जल बन रहे हैं, पोटासियम ब्रोमाइड और जल। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है कि ये एल्केन समूह के यौगिक थे, इसको मैंने प्रतिक्रिया करा दिया पोटासियम ब्रोमाइड से जिसके वजह से इसमें एक हाइड्रोजन का और एक ब्रोमीन का विलोप हो गया जिसके वजह से ये है ना इथीन में परिवर्तित हो गया, इथिलीन में परिवर्तित हो गया हम लोग कह सकते हैं है ना। और ये इसमें प्रतिफल के रूप में क्या बन गया पोटासियम ब्रोमाइड और यहाँ पर जल बनते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण दे करके देखते हैं बच्चों विलोपन अभिक्रिया का। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है कि यदि हम लोग है ना इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया, देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया है ना, इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया, इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से यदि कराया जाए है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाए। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर अभी जो यौगिक हमको प्राप्त हुआ इथीन जिसको हम लोग कहते हैं बनता है, इथीन बनता है, इथीन बनता है ना। इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया यदि हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से 165 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यदि हम लोग कराते हैं बच्चों तो इसमें क्या बनता है इथीन बनते हैं है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रतिक्रिया होती कैसे है बच्चों। चलिए जैसे देखिए इथाइल अल्कोहल आप लोग जान रहे हैं बच्चों किसको कहा जाता है, ये इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहेंगे
है ना, ये हो गया मेरा इथाइल अल्कोहल। और इसकी प्रतिक्रिया यदि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करता है बच्चों। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। ये प्रतिक्रिया को कराने में मदद करेगा लेकिन प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा, है ना। इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि हम लोग ये प्रतिक्रिया कराते हैं, है ना, 165 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक अम्ल में उत्प्रेरक की उपस्थिति में 165 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि हम लोग प्रतिक्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये अल्कोहल, है ना, यौगिक के एक हाइड्रोजन का विलोप कर लेता है ना। ये देखिए H2O जल का निर्माण करेगा और ये किस में बदल जाएगा? इथीन में बदल जाता है। तो ये किस में बदल जाएगा? डबल बॉन्ड वाले इथीन में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। तो इसी को हम लोग विलोपन अभिक्रिया करते हैं और साथ में है ना उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विलोपन अभिक्रिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्केन जो होता है वो किस में बदल रहे हैं? है ना, द्विबंधन वाले यौगिक में बदल रहे हैं। तो ये जस्ट, है ना, योगशील अभिक्रिया का व्युत्क्रम अभिक्रिया होता है। समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें आगे का जो घटनाएं होती है जिसको हम लोग बहुलीकरण कहते हैं, किसको कहा जाता है? बहुलीकरण। देखिए बहुलीकरण, है ना, बहुलीकरण किसको, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलीमराइजेशन भी हम लोग कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है कि बहुलीकरण एक ऐसी रासायनिक घटना है या फिर एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है ना, जिसमें छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं बच्चों, है ना। वो आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका मैं परिभाषा लिख देता हूँ कि देखिए बहुलीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है ना। देखिए बहुलीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया है जिसमें है ना दो या दो से अधिक, जिसमें दो या, है ना, दो से अधिक छोटे छोटे अणु, है ना, छोटे छोटे कार्बनिक अणु, छोटे छोटे कार्बनिक अणु आपस में जुड़कर, है ना, आपस में जुड़कर, है ना, आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करता है ना, बड़े अणु का निर्माण करता है, बड़े अणु का निर्माण करता है ना। बहुलीकरण कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है। तथा बनने वाले उत्पाद, है ना, तथा बनने वाले उत्पाद, है ना, तथा बनने वाले उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। क्या कहते हैं? बहुलक, है ना, कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे बहुलीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे कार्बनिक अणु आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करता है, बहुलीकरण कहलाता है। तथा ऐसे बनने वाले यौगिक को हम लोग या उत्पाद को हम लोग बहुलक कहते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, इसमें होता है क्या है। आप लोग एसिटिलीन, और एक बात बता देता हूँ बच्चों कि ये जो प्रतिक्रिया होता है वो मोस्टली जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होते हैं। देखिए ऐसे अभिक्रिया अधिकांशतः, है ना, अधिकांश असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण आप लोगों को देकर दिखाता हूँ, है ना। देखिए सबसे पहला उदाहरण इसका क्या होता है। एसिटिलीन गैस आप लोग जानते होंगे बच्चों, है ना, ये एल्काइन वर्ग का सबसे पहला यौगिक जिसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं, है ना, इथाइन कहते हैं। एसिटिलीन उसका दूसरा नाम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इथाइन, है ना, ब्रैकेट में देकर देता हूँ एसिटिलीन, एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन गैस, है ना, एसिटिलीन गैस को,
है ना, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त, है ना, लाल तप्त तांबे से बनी, है ना, लाल तप्त तांबे से बनी नली से, है ना, नली से प्रवाहित करने पर, है ना, नली से प्रवाहित करने पर एसिटिलीन गैस के 3 अणु, है ना, एसिटिलीन गैस के 3 अणु संयुक्त होकर, एसिटिलीन गैस के 3 अणु संयुक्त होकर के बेंजीन अणु का निर्माण करते हैं, है ना, बेंजीन अणु का निर्माण करते हैं, है ना, बेंजीन अणु का निर्माण करते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। इसमें एसिटिलीन गैस को यदि लाल तप्त तांबे की नली से होकर प्रवाहित किया जाता है तो एसिटिलीन गैस के 3 अणु संयुक्त होकर के बेंजीन अणु का निर्माण करते हैं। इसका मतलब एसिटिलीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों है ना, C2H2 इसके 3 अणु, है ना, यदि तांबे के नली से प्रवाहित किया जाए इसको तो ये किस में बदल जाते हैं, C6H6 में बदल जाते हैं। इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजीन। बेंजीन की संरचना देखिए, ये एक एरोमेटिक यौगिक होता है बच्चों, जिसके बारे में आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं इसका संरचना बना देता हूं आप लोगों को। देखिए बेंजीन की संरचना इस प्रकार होती है ना, इस प्रकार होती है। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, है ना, एक करके इसमें देखिए एकांतर क्रम में यहाँ छोड़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और फिर सबको हम लोग एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, है ना, इसमें एक हाइड्रोजन। इस प्रकार जो होता है ये बेंजीन के अणु निर्माण करते हैं। एसिटिलीन अणु से, है ना, बेंजीन अणु का निर्माण होना। तो देखेंगे एसिटिलीन एक छोटे अणु होते हैं जिसमें आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, है ना, बेंजीन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण इसमें देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। आप लोग अपने दैनिक जीवन में बच्चों पॉलीथीन का तो उपयोग किए होंगे। पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन जो होता है वो इथिलीन अणु का बहुलक होता है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, दूसरा उदाहरण देंगे कि द्रवित मतलब पिघला हुआ एथिलीन को, है ना, या इथीन को जिसको हम लोग कहते हैं इथिलीन को, इसका दूसरा नाम हम लोग इथीन भी कहते हैं, इथीन है कि नहीं, इथीन भी इसको हम लोग कहते हैं। इथिलीन को इथीन भी कहा, कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, कभी इथिलीन आ जाता है कभी इथीन आ जाता है, तो दोनों एक ही चीज़ होते हैं, है ना। जब द्रवित इथिलीन को, है ना, उच्च ताप पर, है ना, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है ना, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इथिलीन के अणु बहुलीकृत होकर, है ना, तो इथिलीन के अणु बहुलीकृत होकर, है ना, बहुलीकृत होकर, है ना, क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, है ना, पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। पॉली का मतलब जानते हैं क्या होता है बच्चों, पॉली का मतलब होता है बहुत, और थीन मतलब बहुत सारा एथीन है उसमें, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन। तो ये कैसे बनते हैं, मान लेते हैं कि इथिलीन के एन अणु, है कि नहीं, आपस में जुड़ करके, जैसे इसको आप जान रहे हैं C2H4 क्या होता है, इसको हम लोग एथिलीन के अणु कहते हैं, इथीन के अणु कहते हैं। ये आपस में जुड़ करके, है ना, अणु का निर्माण करते हैं C2H4N, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन। इसमें देखते हैं C2H4 का एन अणु उपस्थित है, इसीलिए इसको क्या नाम दिए हम लोग, पॉलीथीन नाम देते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। आप लोग जानते होंगे बच्चों रबर, आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग भी करते हैं। रबर क्या है, रबर भी एक बहुली, है ना, करण का बहुत अच्छा उदाहरण है ना, रबर भी एक बहुलीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। आइसोप्रीन जो होते हैं, आइसोप्रीन आपस में बहुलीकृत होकर के रबर का निर्माण करते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए बहुलीकरण का एक सुंदर सा उदाहरण है रबर, है ना, रबर भी जो होते हैं एक बहुलीकरण का उदाहरण है रबर, है ना, ये भी एक बहुलक है बच्चों, रबर है एक बहुलक। तो किसका बहुलक है,
देखिए रबर जो होता है बच्चों, ये भी एक बहुलक होता है ना। ये किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है ना। ये आइसोप्रीन का बहुलक है बच्चों, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। याद रखना है बच्चों कि रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहना चाहिए इस सब का फॉर्मूला क्या होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं उसको आसानी से लिख देता हूँ। तो ये आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है ना। आपको याद होगा CH2 डबल बॉन्ड है ना, CH3 है ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन है बच्चों। तो इस बात को याद रखिएगा। बहुलीकरण किसको कहते हैं बच्चों? इसमें छोटे छोटे अणु आपस में संयुक्त होकर के है ना एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बहुलीकरण कहते हैं। आप देखिए बहुलक का या बहुलीकरण अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है बच्चों, उसको भी मैं आप लोगों के पास लिख देना चाहता हूं कि देखिए बहुलक है ना, बहुलीकरण अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है ना। बहुलीकरण अभिक्रिया की विशेषताएं है ना, बहुलीकरण अभिक्रिया की विशेषताएं होती है ना। विशेषताएं, सबसे पहला इसकी विशेषताएं यही होती है कि ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है बच्चों, है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब क्या हो गया कि रिवर्सेबल रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकता है। यदि हम लोग है ना बच्चों बेंजीन यदि हम लोग है ना इथाइन से प्राप्त करते हैं, एसिटिलीन से प्राप्त करते हैं, तो हम लोगों को बेंजीन को विघटित करने पर हम लोगों को एसिटिलीन पूरा प्राप्त हो जाएगा। एसिटिलीन से बेंजीन प्राप्त करते हैं तो बेंजीन से हम लोगों को एसिटिलीन प्राप्त हो सकता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है बच्चों, है ना। सबसे पहला क्या बात हो गया कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बच्चों। पहला बात हो गई। दूसरा बात होता है कि इसमें है कि नहीं, जो अभिकारक भाग लेते हैं उस अभिकारक की संख्या जो होती है हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। इसमें देखिए बहुलक, प्राप्त बहुलक है ना, प्राप्त बहुलक में है ना, प्राप्त बहुलक में अभिकारक का संख्या पूर्ण संख्या में होती है। अभिकारकों की संख्या पूर्ण संख्या में होती है, की संख्या पूर्ण संख्या में होती है, पूर्ण संख्या में होती है। ये बात समझ में आया बच्चों? इसका मतलब है कि यदि हम लोग 3 एसिटिलीन अणु को यदि आपस में रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाले उत्पाद में कार्बन की संख्या भी उसी अनुपात में होगी, हाइड्रोजन की संख्या भी उसी अनुपात में होगी कि जिस अनुपात में मैंने है ना अभिक्रिया कराया था। समझ में आया? जैसे कि मैंने आप लोगों को उदाहरण देता हूं कि इसमें 3 एसिटिलीन के अणु थे, C2H2 है ना, 3 C2H2 के 3 अणु थे, तो इसमें कार्बन कितने होंगे? तो इसमें 6 कार्बन होंगे, 3 दूनी 6, और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 होगी, है कि नहीं। ये देखिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पूर्णांक के रूप में कभी प्राप्त नहीं होगा, ना कार्बन पूर्णांक में प्राप्त होगा, ना तो हाइड्रोजन पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि ये पूर्ण संख्या के रूप में मुझे प्राप्त होती है। तो ये बात याद रखना है बच्चों। दूसरी बात होता है कि बहुलीकरण के अणु है ना क्रिया में जल आदि मुक्त नहीं होते हैं। बहुलीकरण की अभिक्रिया में जैसे कि बोलेंगे ना कि साथ में उत्पाद कुछ बनते हैं, जैसे जल बनता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, है कि नहीं। तो बहुलीकरण की अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होते, है ना। तो बहुलीकरण की अभिक्रिया में, बहुलीकरण की क्रिया में है ना, बहुलीकरण की क्रिया में उत्पाद के रूप में है ना, उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होते, कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। सिर्फ जो चीज़ बनने वाला है वो चीज़ ही बनेगा उत्पाद के रूप में। जैसे जल, अब जो उदाहरण दे देते हैं आपको कि जैसे जल है कि नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि, कुछ भी ये उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होंगे, है कि नहीं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अब संघनन के रूप में का अध्ययन करते हैं बच्चों की संघनन किसको कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं। आप लोग इस वर्ड से परिचित हैं बच्चों की संघनन क्या होता
है ना। संघनन जिसको हम लोग कंडेंसेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, तो संघनन ये एक प्रकार की अभिक्रियाएं भी होती है ना। संघनन जो होती है एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। ये कौन सी अभिक्रिया, आप लोग जानते हैं ना बच्चों कि जल के छोटे छोटे बूंदे जो होती है आपस में संघनित होकर के बड़े बड़े बादल का निर्माण करती है कि नहीं, हम लोग जानते हैं ये बातें। तो संघनन इसी प्रकार कार्बनिक रसायन में भी एक पाए जाने वाली घटना होती है, जिसमें कार्बन रसायन के छोटे छोटे अणु आपस में रिएक्शन करके बड़े बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद बनेंगे। उत्पाद का बनना ही यह बात का स्पष्ट करता है कि यह अभिक्रिया बहुलक से अलग होता है, बहुलीकरण से अलग होता है, क्योंकि बहुलीकरण की अभिक्रिया में किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं बनता है, लेकिन संघनन की अभिक्रिया में उत्पाद बनते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ इसका मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ कि संघनन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ना। संघनन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, संघनन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, है ना, जिसमें कार्बन के छोटे, है ना, कार्बन के छोटे छोटे यौगिक, है ना, कार्बन के छोटे छोटे यौगिक, है ना, कार्बन के छोटे छोटे यौगिक आपस में, है ना, आपस में, है ना, क्रिया कर, है ना, आपस में क्रिया कर एक बड़े, आपस में क्रिया कर एक बड़े, है ना, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, एक बड़े कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है ना, निर्माण करता है, एक बड़े कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें उत्पाद प्राप्त होते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसे संघनन की अभिक्रिया कहते हैं। तो संघनन कैसी अभिक्रिया है कि संघनन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन के छोटे छोटे यौगिक आपस में क्रिया कर एक बड़े कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संघनन क्रिया भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग जानते होंगे बच्चों कि हम लोग जो एक यौगिक पढ़े थे एल्डिहाइड वर्ग में, जिसको हम लोग एसिटल्डिहाइड भी हम लोग कहते हैं बच्चों। तो एसिटल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़ करके कार्बनिक यौगिक के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है एल्डल, है ना। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं बच्चों। ये यौगिक आप लोग इससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ जानना होगा बच्चों। तो हम लोग क्या कहा कि, है ना, एसिटल्डिहाइड, जैसे एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO+, है ना। एसिटल्डिहाइड का दूसरे अणु CH3, मतलब दो अणु आपस में जुड़ेंगे और ये एल्डल का निर्माण करेंगे, है ना। तो एल्डल का निर्माण करेंगे। एल्डल का जो सूत्र होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार होता है, मैं बना देता हूँ आप लोगों के सामने में, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एल्डल का अनुसूत्र ये होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डल, है ना, इसको हम लोग एल्डोल कहते हैं। तो ये एक बड़े अणु है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, है ना, और ये एल्डोल का निर्माण करते हैं। ये एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप इसको हम लोग कहते हैं ना। इस प्रकार के यौगिक का नाम होता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉली इसमें क्योंकि बहुत सारे, है ना, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। देखिए इसमें अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड वर्ग भी मौजूद है बच्चों। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या एक से ज़्यादा है ना। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड वर्ग भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अल्कोहल वर्ग भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इसमें दो अभिक्रियाशील समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है बच्चों, याद रखना, इसका नाम एल्डोल होता है। तो ये कैसे बनते हैं, दो एसिटल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं और एल्डोल का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रकार के, है ना, इसका उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो इसका दूसरा उदाहरण ये चीज़ है कि डाइमिथाइल कीटोन का तो आप नाम सुने होंगे बच्चों। तो डाइमिथाइल कीटोन के तीन अणु आपस में संयोगित होकर के मेसिटिलीन का निर्माण करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इसका उदाहरण देते हैं। डाइमिथाइल कीटोन क्या होते हैं, डाइमिथाइल कीटोन आप देख पा रहे हैं इस प्रकार होता है डाइमिथाइल कीटोन CH3CO CH3। इसके तीन अणु,
है ना, इसके 3 अणु आपस में क्रिया करके एक एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का, जैसे एसिटिलीन होता है ना बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर मेसिटिलीन होता है। मेसिटिलीन में क्या होता है बच्चों कि इसमें 3 जो होते हैं मिथाइल समूह, है ना, बेंजीन के, है ना, शाखा में जुड़े होते हैं। बेंजीन का तो आप लोग स्ट्रक्चर मैंने बताया, तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें भी प्राप्त होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 शाखा में CH3 के मॉलिक्यूल्स हमको प्राप्त होते हैं। मैं आप लोगों को बना करके दिखा देता हूं, देखिए इस प्रकार। ये आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, है ना, एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड लगे होते हैं एकांतर क्रम में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। तो इसके साथ आपका सबसे पहले यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे, इसके साथ H ही जुड़े रहेंगे, इसके साथ भी H जुड़े रहेंगे, इसके साथ CH3 जुड़ेंगे, इसके साथ भी CH3 जुड़ेंगे और इसके साथ H जुड़े रहेंगे, है ना। तो आप बेंजीन के समूह में आप देखें तो यहाँ पर H होता था, यहाँ पर भी H होता था, यहाँ पर भी H होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ गए, इसीलिए इसका नाम हो गया मेसिटिलीन। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या नाम कहते हैं, मेसिटिलीन इसको हम लोग कहते हैं। तो ये एक प्रकार का संघनन अभिक्रिया है बच्चों। इसमें किसका संघनन हुआ, इसमें, है ना, डाई मिथाइल कीटोन का संघनन होता है और मेसिटिलीन का निर्माण करते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है डाई मिथाइल कीटोन, है ना, इसको हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल कीटोन के 3 अणु आपस में संघनित होकर के मेसिटिलीन का निर्माण करते हैं। और साथ में इसमें एक चीज छूट रहा है बच्चों, उत्पाद के रूप में, है ना, जल भी बनते हैं, उत्पाद के रूप में जल भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों कि बहुलीकरण और, है ना, संघनन में, है ना, क्या अंतर होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बहुलीकरण में भी क्या होते हैं कि छोटे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, है ना। लेकिन बहुलीकरण की क्रिया में किसी प्रकार के कोई उत्पाद नहीं बनते हैं, जल नहीं बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होता या कोई अन्य गैस मुक्त नहीं होते। लेकिन बहुल संघनन की अभिक्रिया में इसमें भी वही क्रियाएं होती हैं, इसमें भी छोटे छोटे कार्बन के अणु आपस में संयुक्त होकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें उत्पाद के रूप में मुझे कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं संघनन की अभिक्रिया, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किण्वन की अभिक्रिया करते हैं, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। चलिए हम लोग किण्वन की अभिक्रिया को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। किण्वन किसे कहते हैं, है ना। तो किण्वन जो होती है बच्चों अधिकांशतः घरों में भी पाई जाती है किण्वन की अभिक्रियाएं, है ना। तो इसमें होता क्या है बच्चों, आप देखते होंगे कभी कभी कि हम लोग अपने घर में है ना आटा को यदि गूंथ करके रख देते हैं तो वो आटा जो होती है कुछ दिन, है ना, कुछ दिन के बाद जो होती है उसमें से स्मेल आने लगती है। दही को हम लोग दूध में हम लोग यदि थोड़ा सा दही का जोरन मिला देते हैं तो वो दही जम जाता है ना। गन्ने के रस से हम लोग शराब आदि बना लेते हैं, है ना, सिरका बनाते हैं, है ना। फिर देखते होंगे कि कुछ पदार्थें जो यदि घर में जैसे वनस्पति के यदि तेल उल से बने यदि कोई पदार्थ होते हैं, यदि उसको हम लोग घर में ही यदि किसी खाली स्थान में रख देते हैं तो वो जो होते हैं, है ना, सड़ करके उससे खट्टे महक उससे आने लगते हैं, है ना। तो ये सब क्या चीज़ होता है, ये सब एक किण्वन की अभिक्रियाएं होती है बच्चों। तो याद रखिएगा कि किण्वन की अभिक्रिया से हमेशा जो होती है इससे 3 प्रकार की गैस हमेशा निकलती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक इसमें हाइड्रोजन गैस और एक मीथेन गैस इससे निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किण्वन की प्रतिक्रिया आखिर होती कैसे है, हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जनरली होता है क्या कि कुछ यदि आप पदार्थों को घर में रख दीजिएगा, है ना, तो उसमें सूक्ष्म जीव उसमें क्रिया करते हैं, या फिर उसमें कोई नाइट्रोजनी यदि कोई पदार्थ उपस्थित रहते हैं, नाइट्रोजनी यदि पदार्थ उपस्थित होते हैं तो वो पदार्थ को एंजाइम हम लोग कहते हैं। तो इस एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे उसमें प्रतिक्रियाएं होती है और अपघटन स्टार्ट हो जाता है। अपघटन होने के, है ना, के कारण जो होती है वो अपने सरल अणुओं में टूटना शुरू हो जाते हैं। सरल अणुओं में बड़े बड़े अणु जो होते हैं सरल अणुओं में टूटना शुरू हो जाते हैं। तो
उससे जो होती है विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है, जिसके वजह से है ना वो छोटे छोटे अणु में बदल जाते हैं। तो इस घटना को या इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार की जो क्रियाएं देखी बच्चों, बहुलीकरण, उसमें क्या हुआ था कि छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके बड़े अणु का निर्माण कर रहे थे। लेकिन किण्वन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें बड़े बड़े कार्बनिक अणु आपस में टूट करके छोटे छोटे अणु के रूप में बदल जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग किण्वन कहते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन को लिख देता हूं। किण्वन किसको कहते हैं? देखिए, जटिल, है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक, है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक, है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीव, है ना, जटिल कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीव या, है ना, या नाइट्रोजनी पदार्थ, या नाइट्रोजनी, है ना, पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थों, हम लिख सकते हैं पदार्थ या पदार्थों, पदार्थों की उपस्थिति या पदार्थ, है ना, क्या लिखें? जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीव या नाइट्रोजनी पदार्थ जिसे एंजाइम कहते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं, है ना, जिसे एंजाइम कहते हैं, की क्रिया द्वारा, है ना, की क्रिया द्वारा सरल मंद गति से, की क्रिया द्वारा मंद गति से, है ना, मंद गति से छोटे छोटे अणु में, मंद गति से छोटे छोटे अणु में टूटने, है ना, टूटने की घटना को किण्वन कहा जाता है ना, तो किण्वन कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीव या नाइट्रोजनी पदार्थ जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं, कि क्रिया द्वारा मंद गति से छोटे छोटे अणु में टूटने की घटना को किण्वन कहते हैं, है ना, किण्वन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो जो पदार्थ, जो सूक्ष्म जो पदार्थ, जो छोटे छोटे मुझे अणु प्राप्त होते हैं उसको किण्व कहते हैं, है ना। तो देखिए, छोटे छोटे अणु जो प्राप्त हो रहे हैं, देखिए छोटे छोटे अणु जो प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे अणु जो प्राप्त होते हैं, है ना, होते हैं, उसे किण्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं, उसे किण्व कहते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों, है ना। तो हमें यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ कि इस प्रकार की अभिक्रिया में मुख्यतः, है कि नहीं, इस प्रकार की अभिक्रिया में, है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया में, है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया में मुख्यतः, है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जल, मीथेन, है ना, आदि उत्पाद के रूप में बनते हैं, है ना, आदि उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, कि हम लोग क्या कहें कि किण्वन अभिक्रिया क्या होती है कि किसी जटिल यौगिक में, है ना, सूक्ष्म जीव या नाइट्रोजनी पदार्थ जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, है ना, उस यौगिक को धीरे धीरे, है ना, तोड़ते हैं और वो अपने सरल यौगिकों के रूप में बदल जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग किण्वन की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया हमारे शरीर में भी होती है और हमारे शरीर से बाहर में भी होती है। एक सरल उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं बच्चों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, है ना, चीनी आप लोग जानते होंगे बच्चों, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अणु, है ना, यदि जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के अणु, है ना, जिसको चीनी भी कहते हैं, वो जल की उपस्थिति में ग्लूकोज और फैक्ट्रोज के रूप में बदल जाते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के अणु क्या होते हैं। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अणु का सूत्र भी हम लोग जानते होंगे बच्चों, जैसे C12, H22 और O11, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग चीनी भी कहते हैं, चीनी, है कि नहीं, चीनी भी हम लोग इसको कहते हैं, है ना। तो ये जल की उपस्थिति में किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में टूटते हैं। जैसे C6,
है ना, C6H, है ना, H12 और O6 के रूप में ये टूटते हैं, है कि नहीं, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहेंगे इसको हम लोग ग्लूकोज। इसी तरह दूसरे भी टूटते हैं, C6H12 O6, है ना, जिसको हम लोग फैक्ट्रोज कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फैक्ट्रोज कहते हैं। तो ये दो चीज़ में टूटते हैं। ये किसकी उपस्थिति में टूटते हैं? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में ये टूटते हैं। ईस्ट, है ना, ये किसकी उपस्थिति में? ईस्ट। ईस्ट क्या होता है बच्चों? एक सूक्ष्म जीव होते हैं ईस्ट, है ना। यदि आप उसमें डाल दीजिएगा तो वो उसको तोड़ देते हैं। ईस्ट की उपस्थिति में ये टूटेंगे। अब यहाँ पर ग्लूकोज भी आप जानते हैं बच्चों कि ग्लूकोज भी टूटते हैं, है ना। ग्लूकोज भी जो है किसी भी एंजाइम या नाइट्रोजनी एंजाइम की उपस्थिति में ये भी इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बदल जाते हैं। तो चलिए हम लोग उसको आगे के पेज में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ग्लूकोज भी टूटेंगे बच्चों, है ना, C6H12 और O6, ये भी ईस्ट की उपस्थिति में किस में टूटते हैं? इथाइल अल्कोहल में टूटते हैं, है ना। शराब बनाने का ये तरीका होता है और प्लस इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं बच्चों। तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि नहीं। शराब बनाने का तरीका होता है बच्चों कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चीनी जो होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है ना, उसमें हम लोग ईस्ट डालते हैं, वो ग्लूकोज और फैक्ट्रोज के रूप में टूट जाता है और ग्लूकोज पुनः ईस्ट की अभिक्रिया द्वारा इथाइल अल्कोहल, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बदल जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इथाइल अल्कोहल। ये हो गया, इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहेंगे, है ना, जिसको हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। ये इथाइल अल्कोहल है बच्चों, है ना। ये शराब के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितनी होने वाली घटनाएं 6 प्रकार या 7 प्रकार की जो घटनाएं थी मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले समजातीय श्रेणी, उसके बाद समावयवता, उसके बाद योगशील अभिक्रिया, उसके बाद विलोपन अभिक्रिया, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, है ना, बहुलीकरण, उसके बाद संगणन, है ना, उसके बाद हम लोगों ने किण्वन। 7 प्रकार की जो हम लोग घटनाएं पढ़े। इस घटना को बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है बच्चों, इसे आप लोग हमेशा याद रखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। रासायनिक यौगिकों के बीच किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है बच्चों, आज हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों की, है ना, हाइड्रोकार्बन जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, हाइड्रोकार्बन का सिर्फ डेफिनेशन को ही जाना था और आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों, है ना। हाइड्रोकार्बन जनरली क्या है बच्चों? आप लोग पेट्रोलियम पदार्थ तो देखे होंगे बच्चों। तो पेट्रोलियम पदार्थ हाइड्रोकार्बन का बहुत सुंदर उदाहरण है बच्चों, है ना। जब आप लोग इस हाइड्रोकार्बन को या फिर कोयला को आप लोग हवा की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं बच्चों, तो आपको क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है बच्चों और कुछ जल के अणु भी मुझे प्राप्त होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार की रिएक्शन जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, अल्कोहल, तो इस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जान लेते हैं बच्चों कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो उसके रूप में क्या क्या प्रकार का, कैसे कैसे प्रकार के जो होते हैं यौगिक होते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक होते हैं बच्चों, है ना, उस यौगिक में कुछ यौगिक ठोस में भी पाए जाते हैं, कुछ यौगिक द्रव्य में भी पाए जाते हैं और कुछ यौगिक गैस में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त होते हैं हम लोग बात करते हैं बच्चों। जैसे आप लोग जानते होंगे बच्चों कि मीथेन जो होता है ना, जैसे मीथेन होता है, इथेन होता है ना, प्रोपेन, है ना, ब्यूटेन, ये सारे जो आपका यौगिक होते हैं बच्चों, ये जनरली जो यौगिक जो हम लोग के पास प्राप्त होते हैं बच्चों, ये किस रूप में होते हैं? ये ठोस के रूप में होते हैं या द्रव्य के रूप में होते हैं या ये गैस के रूप में होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो ये जनरली आप याद रखिएगा, ये गैस के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो होते हैं ये गैस के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। इन सबों से जनरली एलपीजी गैस बनाया जाता है। एलपीजी गैस जो होता है बच्चों वो क्या होते हैं? वो इन्हीं सब का मिश्रण होता है। जैसे उसमें प्रोपेन पाए जाते हैं, ब्यूटेन पाए जाते हैं, आइसोब्यूटेन पाए जाते हैं। तो इसी का मिश्रण को हम लोग एलपीजी गैस कहते हैं ना। आप याद रखिएगा एलपीजी गैस क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर चर्चा ही हो रही है। तो इसमें प्रोपेन,
है ना, इसमें प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, है ना, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण होते हैं, आइसोब्यूटेन के मिश्रण होते हैं। इसी को हम लोग एलपीजी गैस कहते हैं बच्चों, है ना। इसी को द्रवीभूत करके किसी टंकी में भर दिया जाता है और वो एलपीजी गैस की तरह ही काम करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे गैस जो होते हैं बच्चों, है ना, ये सारे यौगिक जो होते हैं वो गैस के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद C15 से यदि कार्बन की संख्या 15 से कार्बन की संख्या 17 तक, है ना, द्रव्य के रूप में यौगिक पाए जाएंगे, द्रव्य के रूप में, जैसे पेंटेन हो गए, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन और आगे आप बढ़ते जाइए तो कार्बन की संख्या 17 तक हमको यौगिक द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद 17 से आप आगे बढ़ेंगे, है ना, 17 से यदि आप आगे बढ़ते हैं जैसे 18, 19, 20 कार्बन की संख्या, तो वो हमको ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों कि कार्बन की संख्या 1 से लेकर के कार्बन की संख्या 4 तक, है ना, जो यौगिक हमको प्राप्त होते हैं वो जनरली गैस के रूप में होते हैं। और 5 से लेकर के 17 कार्बन वाले, है ना, यौगिकों में जो यौगिक होते हैं वो जनरली द्रव्य के, लिक्विड के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। और जो फिर 17 से आप ऊपर जाइएगा, जैसे 18, 19 कार्बन यदि जिस यौगिक में पाए जाएंगे वह यौगिक जनरली ठोस के रूप में होते हैं, है ना। तो इन प्रकार के यौगिकों को हम लोग 3 रूप में विभाजित करते हैं बच्चों। हम लोग जानते हैं आप लोगों के एल्केन को विभाजित करते हैं, एल्किन विभाजित करते हैं और एल्काइन विभाजित करते हैं, है ना। तो हम लोग आज यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चों कि एल्केन जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करता है ना। चलिए हम लोग देखेंगे। एल्केन जो होते हैं बच्चों, है ना, एल्केन जो होते हैं वो ज़्यादा अस्थाई यौगिक होते हैं, ये ज़्यादातर प्रतिक्रिया करते ही नहीं है एल्केन, है ना। एल्केन जो होते हैं वो अस्थाई यौगिक होते हैं। एल्केन कैसे होते हैं? वो अस्थाई यौगिक होते हैं, है ना, अस्थाई यौगिक होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? प्रतिक्रिया नहीं करते, ये प्रतिक्रिया अधिकांशतः नहीं करते हैं। ये प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस प्रकार के यौगिक में कार्बन की सभी बॉन्डिंग जो होती है वो तृप्त होती है, पूर्णतः ये संतृप्त होते हैं। इसी प्रकार ये किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है ये कुछ प्रतिक्रिया को दिखाते हैं, जैसे दहन, है ना। लेकिन ये कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कुछ प्रतिक्रिया ये दिखाते हैं, ये कुछ प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे दहन क्या होता है बच्चों? ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है ना। दहन क्या है? ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। और ये हैलोजनीकरण भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, हैलोजनीकरण। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे बच्चों कि हैलोजनीकरण क्या होता है ना। ये हैलोजनीकरण प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दहन क्या होता है। पहला नंबर में दहन क्या होता है, जिसको हम लोग कंबसन भी इंग्लिश में कहते हैं। दहन क्या होता है? प्रायः संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो वायु की उपस्थिति में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी प्रतिक्रिया को हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग क्या कहें कि कुछ, है ना, कुछ संतृप्त, है ना, या कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में, है ना, वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी प्रतिक्रिया को दहन प्रतिक्रिया कहते हैं, है ना। ऐसी प्रतिक्रिया को दहन प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा। तो जैसे देखिए, है ना, आप मीथेन ले लेते हैं। मीथेन का यदि हम लोग रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दें तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, ये जल उत्पन्न करेंगे और कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न भी करेंगे। लेकिन ये संतृप्त, ये जो होता है संतृप्त रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 2 और 1 3 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इसको हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 रख देते हैं और जल के साथ भी 2 दे देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया? 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ये संतुलित अभिक्रिया हो गई, है ना। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं बच्चों की इथेन भी, है कि नहीं। इथेन आप जानते हैं C2, है ना,
तो ये भी उत्पन्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी जल उत्पन्न करेंगे और प्लस ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। तो ये भी आप देख पा रहे हैं कि ये संतुलित रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको संतुलित करेंगे, है ना। यहाँ पर 2 कार्बन है तो कार्बन को भी हम लोगों को यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा। तो जनरली जब यहाँ हम लोग 2 कर देंगे तो इसको हम लोग भी संतुलित करने का प्रयास करते हैं बच्चों। संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग 2 दे देते हैं, है ना। मैंने संतुलित किया बच्चों इसे, यहाँ 7 हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये पूर्णतः संतुलित हो गई। इसी प्रकार की जो दहन की प्रतिक्रिया भी होती है बच्चों, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो आप लोग प्राकृतिक जो ईंधन होते हैं, प्राकृतिक ईंधन जो हम लोग जैसे कि कोयला कहते हैं, डीजल कहते हैं, पेट्रोल कहते हैं, तो वो प्राकृतिक ईंधन होते हैं, है ना, वो प्राकृतिक ईंधन। तो प्राकृतिक ईंधन में तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों का ऊपर में ही बात किया कि प्राकृतिक ईंधन में क्या होते हैं, एलपीजी गैस, ये एक भी प्राकृतिक गैस के रूप में ही पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें जनरली होते क्या क्या हैं, इसमें प्रोपेन होते हैं, मैंने आपको बताया है प्रोपेन कहते हैं, इसमें नॉर्मल ब्यूटेन होते हैं और आइसोब्यूटेन इसमें पाए जाते हैं ईंधन के रूप में, है ना। इसमें आइसोब्यूटेन पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार के जो ईंधन, जैसे हम लोग पेट्रोल को देखते हैं बच्चों, है ना। इसमें क्या होते हैं, पेट्रोल में क्या क्या होते हैं, C6 कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है वहां से लेकर के कार्बन की संख्या 8 तक, है ना, वाले यौगिक जो होते हैं, है ना, ये पेट्रोल का निर्माण करते हैं। मतलब कार्बन की संख्या क्या हो गया, हेक्सेन से लेकर के, है ना, आप हेप्टेन तक चले जाइए, हेक्सेन से लेकर के हेप्टेन तक यौगिक जो होते हैं वो पेट्रोल आदि का निर्माण करते हैं, है ना, इसमें पाए जाते हैं पेट्रोल में। तीसरे नंबर में किरोसिन जो होते हैं, किरोसिन तेल जिसको हम लोग को कहते हैं, इसमें कार्बन जो होते हैं बच्चों, है ना, इसमें कार्बन 11 से लेकर के 15 वाले कार्बन के यौगिक तक पाए जाते हैं। इसमें संतृप्त, ये भी संतृप्त होते हैं, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सारे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में ही बात कर रहे हैं बच्चों। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी संतृप्त होंगे, है ना। इसका मतलब है कि इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के ईंधन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही इस्तेमाल होता है। पेट्रोल में आप देख पा रहे हैं कि हेक्सेन से लेकर के हेप्टेन तक, है ना, इस प्रकार के यौगिक पेट्रोल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार किरोसिन तेल में कार्बन की संख्या 11 वाले यौगिक से लेकर के कार्बन की संख्या 15 वाले यौगिक का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब डीजल को देख रहे होंगे बच्चों, डीजल क्या होता है ना, डीजल, है ना, डीजल में कार्बन की संख्या 15 से लेकर के, कार्बन की संख्या 15 से लेकर के कार्बन की संख्या 18 तक, मतलब वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की संख्या 15 होती है और कार्बन की संख्या 18 होती है, ऐसे यौगिक का ही इस्तेमाल जो होता है डीजल के निर्माण के लिए किया जाता है। यह भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है बच्चों। आप लोग सीएनजी का नाम सुने होंगे, कंप्रेस्ड है ना, नेचुरल गैस, सीएनजी का, किसका नाम सुने होंगे, सीएनजी का नाम सुने होंगे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें भी जो होते हैं मीथेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मीथेन का, है ना, इसमें मीथेन का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को ईंधन के रूप में मैंने बताया कि एलपीजी गैस, जिसमें प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन प्राप्त होते हैं, मिले हुए होते हैं। और पेट्रोल में जैसे कार्बन की संख्या 6 से लेकर के कार्बन संख्या 8 वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। केरोसिन में कार्बन की संख्या 11 से कार्बन की संख्या 15 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल में 15 से लेकर के 18 कार्बन की संख्या वाले यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं जैसे सीएनजी जो होते हैं बच्चों, उसमें, है ना, लगभग 70 से 80% जो होते हैं मीथेन होते हैं सीएनजी में, है ना। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या होती है बच्चों कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि कोयला है कि नहीं, कोयला को यदि हम लोग घर में जलाते हैं, जनरली कोयला में अधिकांश मात्रा में कार्बन के ही यौगिक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ और दूसरे भी चीज़ होते हैं। जैसे इसमें नाइट्रोजन के कुछ अंश होते हैं, इसमें सल्फर के भी कुछ अंश होते हैं बच्चों। यदि हम लोग सिर्फ कोयला को जलाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि कोयला से कार्बन डाइऑक्साइड के गैस ही बाहर निकलते हैं, लेकिन कोयला को जैसे ये भी ईंधन के, ये भी प्राकृतिक ईंधन ही के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन कोयला में कार्बन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी होते हैं और इसमें सल्फर के भी कुछ अणु पाए जाते हैं। अर्थात इसको यदि हम इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीकरण या दहन कराते हैं,
है कि नहीं, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों, इसका हम लोग दहन कराते हैं, है कि नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ में हम लोगों को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन हम लोगों को डाइऑक्साइड, है कि नहीं, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे प्रकार के अणु भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये बातें आप लोगों को याद रखिएगा। साथ ही साथ में इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। ये बहुत जहरीला गैस होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना, ये सब जहरीला गैस होते हैं जो कि कार्बन को जलाने पर उत्पन्न होते हैं, कोयला आदि को जलाने पर उत्पन्न होते हैं। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना होगा बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों कि दहन की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये कैसे कैसे होते हैं, ईंधन के रूप में हम लोग किसका किसका प्रयोग करते कि हैलोजनीकरण होता है। हैलोजनीकरण क्या होता है ना, हैलोजनीकरण किसको कहा जाता है, हैलोजनीकरण क्या होता है ना। तो हैलोजनीकरण को हम लोग आज देखेंगे बच्चों। देखिए, किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, है कि नहीं, यदि हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाए तो उसको हम लोग हैलोजनी प्रतिक्रिया कहते हैं। देखिए, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, है ना, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा, हैलोजन जैसे होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जो होता है हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं। हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, है ना, हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, है ना, प्रतिस्थापित किया जाए तो ऐसे प्रतिक्रिया को, है ना, तो ऐसे प्रतिक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं, है ना, हैलोजनीकरण कहते हैं बच्चों। तो इसका हम लोग चलिए उदाहरण देखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, हैलोजनीकरण का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपका मीथेन के अणु है ना, मीथेन ये एक एल्केन है बच्चों, जिसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्केन का हैलोजनी है ना प्रतिक्रिया को देखेंगे। मान लेते हैं कि जैसे कि मीथेन है, तो इसका संरचना सूत्र हम लोग किस प्रकार देंगे बच्चों, इसका संरचना सूत्र हम लोग इस प्रकार बनाते हैं, है ना। यदि इस मीथेन की प्रतिक्रिया को, है ना, यदि हम लोग क्लोरीन के साथ यदि प्रतिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे, तो इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जुड़ता है कि नहीं। यह प्रतिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है बच्चों, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं। तो यौगिक कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर होगा Cl, है ना, और एक जो होते हैं HCl उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं बच्चों, है ना। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड। अब इसी मिथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया पुनः यदि क्लोरीन के एक अणु के साथ करा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर Cl है, और यदि इसकी प्रतिक्रिया यदि पुनः Cl, है ना, Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराते हैं तो पुनः एक हाइड्रोजन को ये ले लेगा, है ना, और HCl का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या बनाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, यहाँ पर भी क्लोरीन आएगा, लेकिन एक उत्पाद के रूप में Cl बनता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन या मिथिलीन क्लोराइड भी इसको हम लोग कहते हैं, मिथिलीन क्लोराइड, या फिर इसका दूसरा नाम है डाइक्लोरोमीथेन। इसको हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, मतलब दो क्लोरीन हो गया इसलिए इसमें डाई लग गया बच्चों, तो डाइक्लोरोमीथेन इसको हम लोग कहते हैं। या फिर इसका यदि आप लोग साधारण नाम यदि जानना चाहेंगे बच्चों तो इसको हम लोग मिथिलीन कहते हैं, मिथिलीन क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग मिथिलीन क्लोराइड कहते हैं, है ना। अब इसी का प्रतिक्रिया, इसी अणु का प्रतिक्रिया यदि हम लोग पुनः Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो, है ना, हमको इस प्रकार प्राप्त होगा।
देखिए यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर Cl हो गया, ये भी Cl हो गया। इसकी प्रतिक्रिया यदि हम लोग Cl2 है ना के साथ सनलाइट की उपस्थिति में यदि हम लोग कराते हैं तो पुनः इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ करके HCl का निर्माण करेगा, है ना। तो यौगिक जो प्राप्त होंगे बच्चों वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर भी हो गया Cl, ये भी हो गया Cl, और यहाँ पर बचेंगे सिर्फ H, और ये हो जाएगा, है ना, HCl बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे HCl। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। जैसे इसको डाइक्लोरो, डाई मतलब 2 क्लोरीन हो गया, और ट्राइक्लोरो मतलब 3 होता है, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं बच्चों। लेकिन साधारण नाम इसका क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म कहेंगे। क्लोरोफॉर्म इसका नाम होता है ना, क्लोरोफॉर्म। समझ में आ गया। अब पुनः यदि इसकी प्रतिक्रिया यदि हम लोग HCl के एक और अणु के साथ करा रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं हैलोजनीकरण हो रहा है। हैलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन को हटाओ और क्लोरीन को लगाओ, है कि नहीं? या क्लोरीन हैलोजन वर्ग के परमाणु को इसके साथ ऐड करवाना है, तो उसको कहते हैं हैलोजनीकरण हम लोग कहते हैं बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन हट रहे हैं और क्लोरीन जुड़ते जा रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग हैलोजनीकरण की प्रतिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसकी प्रतिक्रिया हम लोग पुनः एक क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा देखिए, तो है ना, यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर भी हो गया यह Cl, यहाँ पर भी Cl, और ये प्रतिक्रिया हो गया Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में। तो जो एक हाइड्रोजन बचे हुए हैं इस क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके पुनः HCl का निर्माण करेंगे, है ना। तो इसमें टोटल हाइड्रोजन का देख पा रहे हैं कि विलोप हो गया, है ना। टोटल हाइड्रोजन का विलोप हो गया और हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आ गए, है ना। तो इसको हम लोग हैलोजनीकरण की प्रतिक्रिया हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना। ये भी सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार के यौगिक का क्या नाम हो गया? इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका नाम हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। और साधारण नाम इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? साधारण नाम क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका साधारण नाम होता है। तो ये हो गया आपका है ना। इसको हैलोजनीकरण कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं इसको हैलोजनीकरण? तो आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे कि जो एल्केन वर्ग के जितने भी हाइड्रोजन हैं वह हाइड्रोजन धीरे धीरे हैलोजन के परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए, और अंततः सभी हाइड्रोजन हटने के बाद, है ना, कार्बन के सभी संयोजकता क्लोरीन के द्वारा संतृप्त हो गई। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, हैलोजनीकरण की प्रतिक्रिया हम लोग कहते हैं बच्चों। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की प्रतिक्रिया के ऊपर। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के किस प्रकार के यौगिक पर विचार किए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर हम लोग आज विचार किए बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हम लोग विचार करेंगे कि वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया दिखाता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभिक्रियाशील समूह के, है कि नहीं, प्रतिक्रियाओं पर। जैसे अल्कोहल किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है ना, एसिड किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, एल्डिहाइड किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा बच्चों। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसे समझें, इसे जानें, इसे पढ़ें, है ना। और इसका अच्छी तरह से आप लोग एक नोट्स बनाएं और जिसे आप लोग बारी बारी पढ़ाई करके इसे समझने का प्रयास करें। जो भी बातें आप लोगों को यदि समझ में नहीं आएगी तो उसे आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे बच्चों, ताकि मैं आपका उस समस्या का समाधान करके आप तक मैं भेज पाऊँ। तो ठीक है बच्चों, है ना। आज वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, मुझे विदा दें, है ना। नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मैं पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित रहूँगा, है ना। तब तक के लिए आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।